हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सिमरन मटलानी और ये वीडियो है महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। ये है क्लास 10 का हिस्ट्री का सिलेबस। इस वीडियो में हम करने वाले हैं शुरू चैप्टर नंबर 3 अप्लाइड हिस्ट्री। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं हिस्ट्री का, और पॉलिटिकल साइंस का भी चैप्टर नंबर 1 हमने जुलाई के महीने में कंप्लीट किया है। ये मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, हिस्ट्री की और पॉलिटिकल साइंस की भी प्लेलिस्ट है। दोनों ही मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाकर के मेरे चैनल पर देख लीजिएगा। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आप लोग इस पर कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे हिस्ट्री बाय सिमरन इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल हो तो। हिंदी, इंग्लिश, मराठी किसी भी लैंग्वेज में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं क्या, अगर आपको कोई क्वेरी हो किसी भी चैप्टर में। शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ चैप्टर नंबर 3 अप्लाइड हिस्ट्री। स्टूडेंट्स, अप्लाइड हिस्ट्री का चैप्टर शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि आपका सिलेबस जैसा है वैसा क्यों है। बोर्ड्स ने क्या सोचकर आपको ये सिलेबस दिया। देखो, अभी आप लोग 10th स्टैंडर्ड में हो, आने वाले एक साल में आप लोग 11th में जब जाओगे तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा स्ट्रीम चूज करोगे कॉलेज में, आर्ट्स का, साइंस का या कॉमर्स का। ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में करियर बनाना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है। आपको सीए बनना है, साइकोलॉजिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एमबीए करना है। इस पर डिपेंड करता है कि आप अपने आने वाले साल में कॉलेज में क्या सिलेक्ट करोगे। सी ये यूपीए ये एसएससी बोर्ड ने ये सिलेबस क्यों डिजाइन किया 10th स्टैंडर्ड के लिए, ताकि आपको ये बताया जाए कि हिस्ट्री चूज करने पर क्या करियर ऑप्शंस हैं आप लोगों के लिए, क्या है जो जॉब्स जॉब्स आप कर सकते हो अगर आप हिस्ट्री में अपनी डिग्री या पोस्ट डिग्री करो। जैसे मेरे लिए था, मुझे 9th स्टैंडर्ड में एक टीचर मिली थी जो हिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाती थी। तो उनकी वजह से मुझे इंस्पिरेशन मिला। मुझे पता था मुझे हिस्ट्री टीचर बनना है, पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है। तो जब मैंने उस टीचर को देखा, उनको एक्सप्लेन करते हुए सुना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कैसे पढ़ाना चाहती हूँ और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहती हूँ। तब मैंने डिसाइड किया 10th में कि मैं आगे चल के हिस्ट्री में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करूँ, और वही मैंने किया है। मैंने रिसेंटली मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की हिस्ट्री में, और अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे यूट्यूब पे हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, पॉलिटिकल साइंस भी उसके साथ साथ पढ़ाती हूँ। तो वैसे ही आप लोगों का सिलेबस है जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप हिस्ट्री को चुनोगे अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के तौर पर, अपने मेजर के तौर पर, तो क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या एप्लीकेशन है प्रैक्टिकल लाइफ में, असल जिंदगी में, कहाँ आप हिस्ट्री को अप्लाई करके एक जॉब अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। अप्लाइड हिस्ट्री क्या होती है कि अप्लाइड हिस्ट्री को पब्लिक हिस्ट्री भी कहते हैं। अप्लाइड हिस्ट्री एक ऐसी स्टडी है जिसका कंसर्न है हिस्ट्री को आज आप अप्लाई करो ताकि आने वाले कल में लोगों को बेनिफिट हो। एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री, फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद बेनिफिट, विद द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर बेनिफिट ऑफ पीपल। आप आपके कंटेम्प्रेरी यानी आपके प्रेजेंट में और आपके फ्यूचर टाइम्स में आप हिस्ट्री को कैसे अप्लाई कर सकते हो ताकि लोगों को बेनिफिट हो आज में और आने वाले कल में। इसका एक एग्जाम्पल अच्छा सा आपको मैं देखती हूँ। मैंने इस पर्टिकुलर पीडीएफ में ना बहुत सारे नोट्स बनाए हैं जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल में आपको एकदम फ्री में एक्सेस कर सकते हो, आपको एग्जाम्स में रिवाइज करने में बहुत ही काम आएगा। देखो, आप हिस्ट्री को अप्लाई कहाँ कर सकते हो, हिस्ट्री एप्लीकेशन कहाँ होती है, प्रैक्टिकली यूज कहाँ पर होती है। कि देखो, बहुत बार हमको लगता है कि हिस्ट्री बस टेक्स्ट बुक पे पढ़ने का सब्जेक्ट है, पर ऐसा नहीं है। हिस्ट्री की वजह से आप ऐसी चीजें सीख सकते हो जिससे आप आज की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि सिटी प्लानिंग, शहरीकरण योजना। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सुना है? मोहनजोदारो और हड़प्पा के शहर हुआ करते थे। शहर, वो सिविलाइजेशन, वो शहरीकरण आज से करीबन 4800 साल पहले हुआ था। और उस वक्त के लोगों ने इतने खूबसूरत शहर बनाए, इतने प्यार से, इतनी खूबसूरती से शहर को प्लान किया। उस वक्त उनकी ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा हुआ करता था ना, जो कि फ्लड रेजिस्टेंट था। ड्रेनेज सिस्टम साफ था। नदी नाले वगैरह जो आज ओवरफ्लो हो जाते हैं, आज म्युनिसिपैलिटी वो बना नहीं पाती, वो उन्होंने तब बना दी इतनी एडवांस, इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। तो आज के जो लोग सिटी प्लान कर रहे हैं ना, सिटी प्लानर्स है ना, वो कई बार इंडस वैली सिविलाइजेशन के मॉडल को यूज करते हैं आज के अर्बन लेआउट्स को बनाने के लिए। उनको यूज करते हैं, उनको स्टडी करते हैं ये समझने के लिए कि हम एक फ्लड रेजिस्टेंट सिटी को कैसे बनाए, एक ऐसा शहर, एक ऐसा सीवेज सिस्टम कैसे बनाए जिसकी वजह से बाढ़ ना आए के।
एक एप्लीकेशन कहाँ हो सकता है? आप लोग उसमें वैसे बहुत सारे होंगे जो मुंबई से होंगे, तो आपको पता होगा कि मॉनसून का सीजन चल रहा है हर साल। और इस साल भी हुआ, पिछले हर साल होता आया है कि हर साल मॉनसून में बाढ़ होती है, पानी बढ़ जाता है बॉम्बे के रास्तों पे। क्यों? क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा ड्रेनेज सिस्टम ऐसा नहीं है कि पानी सूख जाए, पानी उड़ जाए के शहर का। बारिश होने पर पानी ठहर जाता है कि क्यों होता है? क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। सो अगर आज हमारी जो बॉम्बे की बीएमसी वगैरह है, अगर ड्रेनेज सिस्टम हड़प्पा के ड्रेनेज सिस्टम की तरफ देखे और उनके बेसिस पे बॉम्बे का ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन करे ना, तो हम लोग भी मॉनसून में फ्लड्स को रोक सकते हैं कि सो ये एक अच्छा एप्लीकेशन है हिस्ट्री का मॉडर्न टाइम्स में। फिर है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। हाल ही में आज से 5 साल पहले कोविड-19 हुआ था। लॉकडाउन हुए थे, लोगों को क्वारंटाइन किया जाता था और मास्क पहनने के लिए कहा गया था। लेकिन ये आपको कैसे, आज हमको 2020 में कैसे समझ में आया कि हमको क्या करना चाहिए कोविड में? क्यों? क्योंकि 1918 में भी कोविड की तरह ही एक बीमारी फैली थी। एक वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक दुनिया में आज से 100 साल पहले भी आया था। उस वक्त क्या किया गया या क्या नहीं किया गया जिसकी वजह से लोगों की जान चली गई? वो चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं। हमको पता है कि आज से 100 साल पहले जब पेंडेमिक आया था, तब सरकार ने ये नहीं किया था और इसकी वजह से लोगों की जान गई। आज हम वो अवॉइड कर सकते हैं। आज हम लोगों को क्वारंटाइन किया, हमने लोगों को मास्क पहनने के लिए कहा, हमने सबसे जल्दी वैक्सीन बना दी और वैक्सीन के ड्राइव, वैक्सीन के कैंप्स रखे, जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीनेशन दी, ताकि शहर वापस खुल सके, ताकि इकोनॉमी वापस रिकवर कर सके। क्यों? इसको कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। इतिहास से आपने सीखा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। क्या गलती पहले की आपने, वो आप दोबारा ना करें। सरकार वो गलती दोबारा नहीं करती जो पहले हो चुकी है कि इस यहाँ पे हिस्ट्री काम आता है। अगर आपको पता हो कि 1918 के फ्लू के वक्त क्या हुआ, तो आप कोविड-19 को टाल सके। आज से 100 साल बाद जब दूसरा पेंडेमिक आएगा, तब समझ में आएगा कि कोविड-19 के वक्त क्या नहीं किया गया था। तो वो फ्यूचर एप्लीकेशन है, वो प्रेजेंट एप्लीकेशन है, पास्ट से सीख के। पास्ट एक इंस्पिरेशन हो सकता है। हिस्ट्री सीखना यूजलेस नहीं है, सिर्फ किताबों तक लिमिटेड नहीं है कि आप आज भी अप्लाई कर सकते हो। आप अपने पर्सनल डिसीजंस, व्यक्तिगत निर्णय ले सकते हो। अगर आपने पिछले सेमेस्टर में 9th के एग्जाम्स में, अगर आपने एक हफ्ते तक, एग्जाम के एक हफ्ते पहले तक बुक को हाथ भी नहीं लगाया, आप एग्जाम के एक रात पहले बुक उठा के पढ़ना शुरू करते हो, आपको रियलाइज हुआ कि यार मेरा एग्जाम तो बहुत बुरा गया, तो क्या वही गलती आप इस साल भी करोगे? नहीं करोगे। जो गलती आप पहले कर चुके हो वो गलती आप दोबारा नहीं करते हो, आप गलतियों से सीखते हो के। यही आज भी होता है, फैमिली में भी होता है। जैसे बहुत कॉमन है, हमारे दादा परदादाओं ने हाईवे की जमीन 5 रुपए में, 10 रुपए में, 8 रुपए में बेच दी। अगर वो हाईवे की जमीन उन्होंने बेची नहीं होती, तो आज हमारे पास बहुत पैसा होता, बहुत जमीनें होती। ये पास्ट की गलतियां हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की गलतियों से हमने सीखा। आज हम इन्वेस्टमेंट सीखते हैं। आज हम लोग अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं। एक ही जगह पर अपना सारा पैसा, अपना सारा एसेट एक ही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना। एक ही बास्केट में अपने सारे अंडे नहीं रखने चाहिए। कि कहते हैं कि डोंट पुट योर एग्स इन ऑल इन वन बास्केट। डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट। अपना सारा पैसा एक ही चीज में मत लगाओ। सारा पैसा सोने में लगा दिया, सारा पैसा हमने जमीन खरीदने में लगा दिया, या सारा पैसा हमने मान लो बिटकॉइन में लगा दिया, तो हो सकता है बिटकॉइन कोलैप्स हो जाए, क्या मालूम। तो आप अपना पैसा बांट के लगाते हो, अलग अलग चीजों में डाइवर्सिफाई करते हो अपनी इन्वेस्टमेंट को। क्यों? क्योंकि आपने अपने पिछले फाइनेंशियल क्राइसिस से सीखा। तो अपनी पिछली गलतियों से सीख के आप आने वाले आज में, आने वाले कल में बेहतर कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। कि यही होता है एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री, अप्लाइड हिस्ट्री। हिस्ट्री को अप्लाई करना ताकि लोगों को बेनिफिट हो आज में और आने वाले कल में। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज यूजफुल एज इट कैन प्रोवाइड गाइडेंस इन फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटी, कास्ट इनइक्वालिटी, आज भी सोसाइटी में होती है। हमारे सोसाइटी का इश्यू है, हमारी सोसाइटी का मुद्दा है। उसका सोल्यूशन आपको पास्ट में कैसे मिलेगा? पहले लोगों ने क्या किया? सत्यशोधक समाज महात्मा फुले ने बनाया। उन्होंने अपनी वाइफ को एडुकेट किया, उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया। उनका कहना था कि अगर लोगों को पढ़ाया जाए तो वो ये जाति भेदभाव और लिंग भेदभाव से दूर भागेंगे। वो इन चीजों से परे भागेंगे, उनको भूलने लगेंगे। उनको बराबरी का मतलब समझ में आएगा अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो।
तो हमें पास्ट की वजह से, हमें हिस्ट्री की वजह से इंस्पिरेशन मिला या नहीं कि आज हम इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करें। आज भी आप लोगों को अगर एडुकेट किया जाए कि कास्ट की वजह से क्या गलत होता है, जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से क्या गलत होता है, उसको आप ठीक कैसे कर सकते हो, पहले कैसे किसने ठीक किया था, उसको आप दोबारा कर सकते हो कि आज दोबारा वही चीज कर सकते हो जो पहले हुई थी, या दोबारा ऐसी गलती नहीं करो जो पहले हुई थी। ये सबसे बड़ा एप्लीकेशन है हिस्ट्री का। जो अच्छा है, जो पास्ट में अच्छा हुआ था, उसको आप दोबारा करो ताकि फ्यूचर में भी अच्छा हो। और जो पास्ट में हुआ जिसकी वजह से बुरा हुआ, के ऐसी चीज जिसका आउटकम गलत था, वो आप आज ना करो ताकि फ्यूचर में और गलत ना हो। यही हिस्ट्री का सिंपल से सिंपल एप्लीकेशन है, सिंपल से सिंपल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि लाइफ का आप हिस्ट्री को जिंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हो। द प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू अप्लाइड हिस्ट्री कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट along with technical experts. Their participation in the capacity of tourists visiting museums and ancient sites is also important. Tourism creates interest in history among people can volunteer to participate in conservation preservation of projects in their own city and town. इसका एक सिंपल सा एग्जांपल्स आपको समझाती हूँ कि देखो, ऐसे सोचो कि आप किसी म्यूजियम में गए या आप किसी पुराने किले में गए। अभी महाराष्ट्र में तो बहुत फोर्ट्स हैं, जैसे मेरे कल्याण रीजन में है, दुर्गाड़ी फोर्ट है। फिर बहुत सारे फोर्ट्स जैसे कि रायगढ़ है, पन्हाला है, सिंधुदुर्ग है। आप किसी फोर्ट में गए तो क्या देखते हो, सिर्फ वो पत्थर का स्ट्रक्चर नहीं है वो किला, वो इतिहास है कि लोग रहते कैसे थे, जीते कैसे थे, उस चीज को बनाया कैसे गया। और लोग आज से 100-200 साल पहले, 400 साल पहले 1600s में मराठास अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते थे फोर्ट्स के जरिए। उन फोर्ट्स में वो अनाज पानी सब कुछ स्टोर करके रखते थे, अगर कभी हमला हो, कभी मिलिट्री एक्सपीडिशन हो, तो वो अपना खाना पानी स्टोर करते थे। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग थी, वो तरीका था, वो जीने का एक तरीका था। एक किला आपको दिखाता है कि 400 साल पहले लोग रहते कैसे थे। तो वो सिर्फ एक किला नहीं है, वो एक, आप एक पास्ट में देखते हो, एक मिरर है, एक इमेज है, एक फोटोग्राफ है, एक जीती जागती चीज है जिसको आप देख के ये समझते हो कि आज से 400 साल पहले लोग जीते कैसे थे, अपने प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते थे। अब अगर आप एक पुराने किले को रिस्टोर करो, उसको साफ करो, उसकी दीवारें वगैरह संभाल के रखो, एक टेम्पल को क्लीन रखो, प्रिजर्व करो, तो उससे उसमें लोकल लोगों की भी मदद चाहिए होती है और एक्सपर्ट्स की भी। अब ये एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? हेरिटेज मैनेजमेंट। आगे आपको इस चैप्टर में समझाया जाएगा कि हेरिटेज मैनेजमेंट क्या होता है और किस तरह के कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेरिटेज होते हैं। उस बात में मैं अभी नहीं जाऊंगी, बट इतना समझ लो, दो लोगों की मदद लगती है। एक होते हैं एक्सपर्ट्स जो हेरिटेज को मैनेज करने में एक्सपर्ट्स होते हैं, और लोकल लोग। लोकल लोग कैसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो? जैसे मैं कल्याण में रहती हूँ, तो नियरेस्ट मेरे यहाँ पे शिव मंदिर है अंबरनाथ में। उसको उसको आप साफ करने जाओ, उसके वहाँ के डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करो, वहाँ पे कब क्या हो रहा है ये डॉक्यूमेंट रखो। या सिर्फ मैं वर्बली जैसे अभी आपको प्रमोट कर रही हूँ कि अमरनाथ शिव मंदिर एक हेरिटेज है, कल्याण का दुर्गाड़ी किला एक हेरिटेज है, तो वो एक वर्बल प्रमोशन है कि सिर्फ, तो वो मेरा एक लोकल के तौर पे मेरा कंट्रीब्यूशन है। एक्सपर्ट के तौर पे क्या कंट्रीब्यूशन होगा? अगर मैं एक हेरिटेज मैनेजर बन जाऊं, एक प्रोफेशनल तरीके से उस जगह की मैनेजमेंट में घुसूं, तो वो मेरा एक्सपर्ट कंट्रीब्यूशन होगा। लोकल कंट्रीब्यूशन जैसे मैंने आपको बताया। और पर्यटन सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का एप्लीकेशन होता है ना, पर्यटन होता है, टूरिज्म होता है कि आपने कोई मॉन्यूमेंट रिस्टोर किया, मान लो शिव मंदिर के आसपास रास्ते बनाए गए, शिव मंदिर के आसपास रास्ते बनाए गए ताकि लोग वहां तक पहुंच सके। तो वो क्या था? रिस्टोरेशन का, मंदिर की पेंट को और वहाँ की मूर्तियों को साफ किया गया। मंदिर को खोलने के लिए, खोलने से पहले भी बहुत चीजें होती हैं। एक पुरानी चीज है, आप उसको साफ करते हो। आपके घर में कोई पुरानी सी अलमीरा पड़ी होगी, कोई कबर्ड पड़ा होगा जिसको कभी किसी ने खोल के साफ नहीं किया, तो आपको पहले उसको दोबारा यूज करने के लिए उस कबर्ड को पहले उसका सारा कंटेंट, सारी चीजें पुरानी निकालनी होगी। जो काम की है उनको रखोगे, जो नहीं है उसको फेंकोगे। उसके बाद कहीं जाकर के वो पुराना कबर्ड, वो पुरानी अटैची आपके काम आएगी के। वैसे ही पुराने आर्किटेक्चर, पुराने मॉन्यूमेंट्स के साथ होता है, उनको पहले रिस्टोर करना पड़ता है। जो चीजें काम की हैं, जो अभी भी चल रही हैं, जो अभी भी प्रिजर्व्ड है, उनको अच्छे से प्रिजर्व करो, जो नहीं है उनको आप साफ करो, और फिर नए रास्ते वगैरह बनाओ ताकि लोग आ सकें, टूरिस्ट आ सके।
इसकी वजह से क्या होता है, एक तो देखो हेरिटेज जो है, वो मॉन्यूमेंट जो है, उसको देखने के लिए तो लोग आएंगे, उसके आसपास नई लोकल्स को भी नई जॉब्स मिलती हैं। जैसे लोग नए चाय की टपरी खोलते हैं, मैगी की दुकान खोलते हैं, बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से लोकल्स को कमाने का, इनकम का एक जरिया मिलता है इतिहास की वजह से। वो एक पुराना मंदिर, पुराना किला नहीं है सिर्फ, वो एक जरिया है लोगों के, लोकल लोगों के, वहाँ के लोगों के कमाने का एक जरिया है, कि एक मीडियम ऑफ इनकम है कि। सो इतिहास भी एक मीडियम ऑफ इनकम हो सकता है दो तरीके से। एक हेरिटेज मैनेजर के तौर पर आप जा सकते हो, दूसरा लोकल्स के तौर पर आप ये कर सकते हो। सो अगर आपको हिस्ट्री पसंद नहीं भी हो ना, तो भी वो वर्थ है कि, क्योंकि उसमें फिर भी एक अपॉर्चुनिटी है। वो सिर्फ किताबी नहीं है, कि वो सिर्फ थियोरी नहीं है जो आप टेक्स्ट बुक्स में पढ़ के चलते बनो। हिस्ट्री रियल लाइफ में अप्लाई होती है। हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है देश के टूरिज्म में। देश में आप अपने शहर को छोड़ो, आप बाहर से आए हुए दो लोगों को देखो जो देश में आते हैं ताजमहल देखने के लिए, यही महाराष्ट्र के फोर्ट्स देखने के लिए, फिर साउथ इंडिया के टेम्पल्स को देखने के लिए। तो वो टूरिज्म है हिस्ट्री की वजह से। बाहर भी लोगों को पता है कि इंडिया की हिस्ट्री बहुत रिच है, इंडिया का इतिहास, उसकी संस्कृति बहुत महान है, इसीलिए वहाँ बाहर से, विदेश से लोग आते हैं उसको देखने के लिए। तो वो हिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है, कि हिस्ट्री की एप्लीकेशन है कि असल जिंदगी में। अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स। अच्छा, ये छोटा सा इंटरेस्टिंग टू नो का पार्ट है। अप्लाइड हिस्ट्री को पब्लिक हिस्ट्री भी कहते हैं। पीपल हैव लॉट ऑफ मिसगिविंग्स अबाउट प्रैक्टिकलिटी ऑफ नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। जैसा कि मैंने कहा, गलत सोच है कि हिस्ट्री प्रैक्टिकली अप्लाई कहाँ होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट इज थॉट एज अ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ओनली फॉर हिस्टोरियंस एंड स्टूडेंट्स। सिर्फ हिस्टोरियंस या सिर्फ स्टूडेंट्स जो आगे इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उनके काम का नहीं है, बल्कि लोकल्स के काम का भी है। मैंने अभी अभी आपको एग्जाम्पल से बताया कि पब्लिक हिस्ट्री हेल्प्स ओवरकम सच मिसगिविंग्स। अब अप्लाइड हिस्ट्री को अगर आप समझोगे ना, अप्लाइड हिस्ट्री, हिस्ट्री जिंदगी में कैसे अप्लाई होती है, अगर ये बात आप समझोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि हिस्ट्री सिर्फ हिस्टोरियंस के लिए, सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट के लिए नहीं है, बल्कि वो मामूली लोकल लोगों के लिए भी है, कि वो कॉमन लोगों की लाइफ में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है, और बहुत जगहों पर प्रैक्टिकली यूजफुल होती है, कि डे टू डे लाइफ में। ऐसा ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ना कोर्सेज चलते हैं पब्लिक हिस्ट्री में। और ऐसा ही कोर्स सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, जो कि बेंगलुरु में एक इंस्टीट्यूट है कर्नाटका में, वहाँ पे भी ये डिपार्टमेंट है जिसका नाम है सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री। ये डिपार्टमेंट क्या करता है, टेक्स अप प्रोजेक्ट्स रिसर्च इन फील्ड ऑफ पब्लिक हिस्ट्री। ये डिपार्टमेंट क्या काम करता है, कि वो रिसर्च करता है कि हिस्ट्री को और अप्लाई कैसे किया जा सकता है फील्ड में। सो अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स 3.2 इस पे आते हैं। देखो, इतिहास क्या है, जो कल तक हुआ वो इतिहास है, जो घटनाएं कल तक हुई वो ऐतिहासिक घटनाएं हैं। कि हमारा आज जो है वो हमारा आज है, जो हमारा आने वाला कल है वो आपको नहीं पता, पर आपके हाथ में है। आप आज पढ़ोगे बोर्ड्स पास हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे नहीं होगे, सिंपल बात है। और आज आप बोर्ड्स क्यों दे रहे हो, क्योंकि आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड के एग्जाम्स कंप्लीट कर दिए, आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड पास किया, इसीलिए आज आप टेंथ में हो। अब आपका फ्यूचर क्या है, आपको बोर्ड्स बोर्ड्स देने हैं, कि पर वो आप कब दोगे, जब आप आज पढ़ोगे। तो आपका आने वाला कल जो है वो डिपेंड करता है कि आप आज क्या कर रहे हो। और आप आज क्या कर रहे हो, इसकी वजह यह है कि आपने गुजरे हुए कल में क्या किया। गुजरे हुए कल में आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड खत्म कर लिया, इसलिए आज आप टेंथ कर रहे हो। अगर आप टेंथ में पढ़ोगे तो एग्जाम में पास हो जाओगे, बोर्ड्स में पास हो जाओगे, नहीं तो बैठे रहोगे। डिपेंड करता है ना, क्या आज आप क्या करते हो, वही डिपेंड करता है कि आप क्या आपका आने वाला कल कैसा होगा। सो हिस्टोरिकल इवेंट्स बहुत सारी फील्ड्स में होते हैं, बहुत सारी तो मैं कहूंगी दुनिया की हर एक फील्ड की एक हिस्ट्री होती है, कि हर एक चीज का एक इतिहास होता है। कि जो चीजें दुनिया में दिखती है नहीं दिखती हैं, एग्जिस्ट करती हैं सोच में, विचार में या चीजों में। आपके हाथ में अगर इस वक्त कोई सेलफोन है, तो उस फोन का भी एक इतिहास है। पहले फोन हुआ करते थे, बटन वाले नोकिया के फोन होते थे, उससे पहले टेलीफोन हुआ करते थे, फिर ये बटन वाले मोबाइल आए, फिर टच स्क्रीन का मोबाइल आया जिसमें सिर्फ बैक कैमरा होती थी, फिर फ्रंट कैमरा इंट्रोड्यूस हुई, उसके बाद सोशल मीडिया एप्स इंट्रोड्यूस हुए, फिर आज जो आपका फोन है उसमें एआई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है। कि इसके बाद के जो फोन्स होंगे शायद और भी ट्रांसपेरेंट फोन्स होंगे, शायद हमारे हाथ पे जो चिपक जाए ऐसे फोन्स होंगे। कि हालांकि आपके तो ये वाले फोन्स भी आपके हाथ से चिपक गए हैं, पर हो सकता है आगे की टेक्नोलॉजी ऐसी आ सकती है कि लोगों की जरूरत के हिसाब से।
तो दुनिया की हर चीज जो दिखती है, जो एग्जिस्ट करती है आपके सोच विचार में, चाहे चीजों में, उसका एक इतिहास होता है कि हर एक सब्जेक्ट का, हर एक वस्तु का, हर एक चीज का, हर एक आइडिया का एक हिस्ट्री होता है कि आप आपका आज का पॉलिटिकल सिस्टम जो है लोकतंत्र है, लोकतंत्र का एक इतिहास है। अगर तानाशाही होती तो तानाशाही का एक इतिहास होगा। आपके देश का अपना इतिहास है, आपके शहर का अपना इतिहास है, इनफैक्ट आपकी फैमिली का अपना इतिहास है। आप अपनी पिछली 3-4 पीढ़ियां शायद ये कर सकते हो, ट्रेस कर सकते हो कि आपको ये पता है आपके पेरेंट्स कौन है, फिर आपके उनके पेरेंट्स कौन है, फिर उनके पेरेंट्स कौन थे, फिर उनके भी पेरेंट्स कौन थे। तो ये अपनी फैमिली की ही हिस्ट्री हो गई कि हर एक चीज का इतिहास होता है। इनफैक्ट इंसान का अपना इतिहास होता है। जैसे आपका इतिहास क्या है कि आपने पिछले 10 साल से पढ़ाई की है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से आप पढ़ रहे हो प्राइमरी एजुकेशन की, अभी आप सेकेंडरी एजुकेशन कर रहे हो, फिर आगे आपका फ्यूचर आएगा। आज जो आप कर रहे हो ना, वो आने वाले कल में आपका इतिहास बन चुका होगा। हर एक चीज का इतिहास होता है। हिस्ट्री, हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटनाएं हर चीज की होती हैं, अलग अलग फील्ड्स की होती हैं। जैसे पॉलिटिक्स का इतिहास, देश के पॉलिटिक्स का, सोसाइटी का, धर्म का, फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र का, टेक्नोलॉजी, तकनीक और साइंस विज्ञान का, हर एक चीज का इतिहास होता है। हर एक चीज, हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ ऐतिहासिक घटनाएं घटी होती हैं। ईच ऑफ दीज फील्ड्स हैव देयर ओन हिस्ट्री ऑफ बिल्डिंग नॉलेज। हर एक फील्ड में घटनाएं घटती जाती हैं और नया नॉलेज, नया ज्ञान बनता जाता है। देखो, नॉलेज बिल्ड करना नहीं पड़ता, नॉलेज बिल्ड होता जाता है। जैसे आपने सिक्स्थ में हिस्ट्री सीखी, तो वो आप सीख गए, और फिर आपने सेवेंथ में सीखी तो आप वो भी सीख गए। तो जैसे जैसे आपका नॉलेज बिल्ड होता गया, जैसे जैसे वक्त के साथ आप नए स्टैंडर्ड्स में जाते गए, तो नॉलेज जो है ना वो बिल्ड होता जाता है। वैसे ही हर एक फील्ड में जैसे जैसे चीजें होती जाती है ना, वैसे वैसे उस फील्ड का नॉलेज बिल्ड होता जाता है। ये आगे फ्यूचर में किस दिशा में वो फील्ड जानी चाहिए, वो इस बात पे ही डिपेंड करता है कि अब तक हमारे पास क्या नॉलेज है। इसका एप्लीकेशन जो है ना, आगे मैं आपको समझाऊंगी साइंस के पार्ट पे। आगे देखो, आपको यहाँ पे ना कुछ फील्ड्स दी गई हैं, जैसे फिलोसॉफी, आर्ट्स, मैनेजमेंट स्टडीज, उसके बाद साइंस, टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, इंडस्ट्री। इन सब चीज़ों का इतिहास है, और इन सब चीज़ों का इतिहास से जो नॉलेज डेवलप हुआ, वो नॉलेज की वजह से आप प्रेजेंट में अप्लाई कर सकते हो, और उस नॉलेज से आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो, ये आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सो ओके, ये तो हो गया फिलोसॉफी। द हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग। चलो, ये बहुत डिफिकल्ट है, मैं आपको हर एक चीज टेक्स्ट बुक रीड करके नहीं समझाऊंगी। कुछ मैं आपको बहुत ही सिंपल, मैंने एग्जाम्पल्स बनाए, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने बनाया है, उससे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, फिलोसॉफी क्या होती है? फिलोसॉफी होती है दर्शन शास्त्र, एक सोच, एक बड़े बड़े आइडियाज, बड़ी बड़ी विचारधाराएं जिंदगी और सोसाइटी के बारे में। आपने कभी ये क्वेश्चन पूछा है कि आप जिंदगी में कर क्या रहे हो? तो वो एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, वो एक दर्शन शास्त्र है कि क्या आप क्या सोचते हो जिंदगी के बारे में। देखो, किसी का जिंदगी के मामले में ये सोचना होता है कि जिंदगी ना बहुत मुश्किलों से भरी है, सिर्फ स्ट्रगल करते रहना है, सिर्फ धक्के खाने रहता है। किसी के लिए जिंदगी की फिलोसॉफी अलग होती है। कोई कहता है कि नहीं भाई, जिंदगी तो बस घूमने फिरने, मौज करने, ऐश करने के लिए है। तो वो आपकी लाइफ की फिलोसॉफी है कि आप लाइफ को कैसे देखते हो, फिर आप सोसाइटी को कैसे देखते हो, आप धर्म को कैसे देखते हो, भगवान को किस नजरिए से देखते हो, इन चीजों के बारे में आपकी क्या सोच विचार है, वो होती है आपकी फिलोसॉफी अलग अलग चीजों पे, जिंदगी पे। आपकी एग्जिस्टेंस, आपके अस्तित्व का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पे कुछ फिलोसोफर्स हैं, जैसे कि एक फिलोसोफर है जिनका क्या कहना है कि आई एम ड्राउनिंग इन मीनिंगलेसनेस। जिंदगी में सब कुछ बेमतलब है, और मैं उस बेमतलबगी में डूबता जा रहा हूं। ये इनकी फिलोसॉफी थी जिंदगी की। फिर किसी की क्या फिलोसॉफी है कैंपस की? देर इज नो मीनिंग, जिंदगी में कोई मतलब नहीं है, स्टिल आई मस्ट लिव, फिर भी मेरे को जीना है कि ये जिंदगी की फिलोसॉफी है इनकी। अब फिलोसॉफी और हिस्ट्री का क्या कनेक्शन है? हर एक फिलोसॉफी जो डेवलप होती है ना, उसकी कहीं ना कहीं जड़ होती है। दुनिया में हर चीज जो आप देखते हो, हर चीज जो आप सुनते हो, हर एक विचार जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है ना, उसकी कहीं ना कहीं जड़ें होती हैं। कोई भी झाड़ ना बिना जड़ों के तो नहीं उगता, हर एक झाड़ की जमीन के नीचे जड़ होती है।
वैसे ही दुनिया की हर एक चीज़ की जड़ होती है कि फिलोसॉफी की भी जड़ें होती हैं, और वो कैसे इवॉल्व हुए। पहले वो छोटे से सैपलिंग कैसे बनता है, फिर वो झाड़ कैसे बनता है, एक स्टेज होता है ना एक झाड़ का। वैसे ही एक फिलोसॉफी का भी होता है कि पहले रूट्स कैसे पड़े, उसके बाद वो आइडिया इवॉल्व कैसे हुआ, विकसित कैसे हुआ। अब आपको कोई फिलोसॉफी समझनी है तो वो कैसे समझोगे। फिलोसॉफी को एक्सप्रेस करने का, किसी भी आइडिया को एक्सप्रेस करने का मीडियम होता है लैंग्वेज। आपको मान लो हिंदी बहुत अच्छी आती है, तो आप अपने दोस्तों से बात करने बैठे हिंदी में कि भाई दुनिया जिंदगी में हम कर क्या रहे हैं, जिंदगी में हम जा कहाँ रहे हैं, वो डिस्कशन शुरू होता है ना। तो फिर आप सोचने लगते हो कि जिंदगी में हम क्या कर रहे हैं। अरे जिंदगी तो बस जीने के लिए है, परेशानियां ही हैं, चलता रहता है सब कुछ। तो वो आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी सोच को, लैंग्वेज के माध्यम से। आपको हिंदी आती है, अपने दोस्त से हिंदी या मराठी में या इंग्लिश में कन्वर्स कर रहे हो, बात कर रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो, और अपनी फिलोसॉफी को, अपनी ज़िंदगी के विचारधारा को एक्सप्रेस कर रहे हो लैंग्वेज के तौर पे। तो जब आपको लैंग्वेज समझ में आएगी तो आपको वो फिलोसॉफिकल आइडिया समझ में आएंगे। जैसे यहाँ पे ये फिलोसॉफिकल आइडिया क्यों समझ में आया, क्योंकि मैंने आपको इंग्लिश में पढ़ के बताया, हिंदी में उसका मीनिंग बताया, तब आपको वो फिलोसॉफी समझ में आई। तो किसी भी फिलोसॉफी का, किसी भी सोच का, किसी भी विचारधारा का एक्सप्रेस करने का तरीका होता है लैंग्वेज। तो आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए फिलोसॉफी समझने के लिए। यही आपको यहाँ पे बताया गया है। फिलोसॉफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ आइडियोलॉजी। जब आप फिलोसॉफी का इतिहास पढ़ते हो तो किसी भी विचारधारा का ओरिजिन कैसे हुआ ये समझ सकते हो। फिर फिलोसॉफी नीड्स लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, ये भी मैंने आपको बताया। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अ फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन, किसी की फिलोसॉफी को समझने के लिए आपको लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है कि आपको यहाँ पे लैंग्वेज का ज्ञान काम आता है फिलोसॉफी को समझने के लिए। और जब आप कोई फिलोसॉफी समझते हो तो आप उसको आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो कि आप कई बार अलग अलग लोगों को अपना कहते हैं ना, ये मेरा आइडल है कि क्योंकि उसकी सोच मुझे पसंद है कि। तो वही होता है कि आप उसकी सोच अपनाते हो और आपसे इंस्पिरेशन लेके फ्यूचर में कोई और आपकी सोच को अपनाएगा। तो फिलोसॉफी ऐसे चलती रहती है, पास ऑन होती रहती है। फिर आता है साइंस, विज्ञान। साइंस का इतिहास कैसे काम आता है कि क्रोनोलॉजी डिसाइड करने में, कि साइंटिफिक डिस्कवरीज की क्रोनोलॉजी क्या है, इन्वेंशंस की क्रोनोलॉजी क्या है कि दुनिया की सबसे पहली इन्वेंशन क्या थी, सबसे पहला इन्वेंशन क्या हुआ था पता है। फायर, आग। कैसे, दो लोगों ने पत्थर को घसा, एक इंसान ने दो पत्थरों को लिया, पत्थरों को घसा, आग जली। वो दुनिया की पहली साइंटिफिक डिस्कवरी थी, पहला वैज्ञानिक खोज था। उसके ये क्रोनोलॉजी है ना, मैंने कहा ना ये पहली पहली थी। तो क्रोनोलॉजी क्या होती है, एक क्रम, पहला क्या हुआ, उसके बाद दूसरा क्या हुआ, फिर तीसरा क्या हुआ, क्रोनोलॉजी बनाना। तो पहला क्या हुआ, आग। दूसरा क्या हुआ, पहिया, व्हील। ये आपने शायद फोर्थ फिफ्थ में शायद पढ़ा हो, मुझे लगता है। हमें तो फोर्थ फिफ्थ में पढ़ाया गया था। दुनिया की पहली और दूसरी इन्वेंशन थी फायर एंड व्हील। तो पहिया एक टेक्नोलॉजी भी है, एक साइंस भी है। वो एक टेक्निक है, पहिया, गोल पहिया। और आग वो भी एक साइंटिफिक इन्वेंशन है, एक डिस्कवरी है, खोज है कि एग्जिस्ट करती थी, बस डिस्कवर हमने किया। दो पत्थरों को घस घस के आग लग सकती है कि ये बात होती थी, हो सकती थी, बट इंसान को पता नहीं थी। इंसान ने बाद में डिस्कवर किया कि इन्वेंट नहीं किया। इन्वेंट तब करते हो जब वो चीज है ही नहीं और आपने बनाई, और डिस्कवर तब करते हो जब वो चीज एग्जिस्ट करती है पर लोगों को अब तक नहीं पता। तो आग एग्जिस्ट करती थी, पत्थरों को घस के आग लग सकती है, ये एग्जिस्ट करती थी, डिस्कवर हुई के। पहिया एग्जिस्ट नहीं करता था, वो इन्वेंट हुआ था। सो इट कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉज इफेक्ट चेन। कॉज इफेक्ट चेन क्या होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको समझाती हूँ। हर एक चीज जो दुनिया में होती है ना, उसका एक कॉज और एक इफेक्ट होता है। जैसे देखो, तीन लेवल्स होते हैं कि एक घटना होती है, एक घटना घटती है, एक इवेंट होता है। उस इवेंट का एक कारण होता है और उस इवेंट की वजह से एक परिणाम, एक रिजल्ट होता है, आउटकम होता है कि जैसे एक्शन क्या है, मान लो आपको दवाई लेनी पड़ी खांसी की। अब आपको खांसी की दवाई ऐसे ही तो नहीं लेनी पड़ेगी, उसका कोई तो वजह होगा, कोई तो कॉज होगा। कॉज क्या है कि आपको खांसी हो गई, आप बीमार हो, आपको बुखार है, इसीलिए आपको दवाई लेनी पड़ी। आपका कॉज आ गया कि आप बीमार पड़ गए,
इसीलिए आपको दवाई लेनी पड़ी, एक्शन हो गया, फिर उसका आउटकम, आपका इफेक्ट क्या होगा कि आपकी तबीयत ठीक हो जाती है। यही होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप किसी भी इवेंट का। हिस्टोरिकल इवेंट क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया है। एक हिस्टोरिकल इवेंट क्या है कि पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली कार्स का इन्वेंशन हुआ। उसका रीजन क्या था, उसका कॉज क्या था? ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव करना, पर्सनल ट्रांसपोर्ट के लिए, लोगों के पास पर्सनल ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी होनी चाहिए, इसके लिए पेट्रोल और डीजल पे चलने वाली कार्स का इन्वेंशन हुआ। तो कार्स का इन्वेंशन जो है वो हिस्टोरिकल इवेंट है। उसका कॉज क्या है? पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव करना। लेकिन उसका आउटकम क्या हुआ कि आउटकम ये हुआ कि पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों की वजह से पोल्यूशन बढ़ता है। उसकी वजह से जो नॉन रिन्यूएबल फ्यूल है कि पेट्रोल डीजल, वो एक दिन डिप्लीट हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। कि वो रिन्यूएबल नहीं है, वो बार बार बना नहीं सकते, जितना है उतना ही है, वो खत्म हो जाएगा किसी दिन, फिर वो दोबारा बन नहीं सकता। ये इसका आउटकम है, इफेक्ट है किस चीज का? इवेंट का। इवेंट क्या है? गाड़ियों का, पेट्रोल की गाड़ी का इन्वेंशन। वजह क्या थी? ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव करना। आउटकम क्या निकला? इफेक्ट क्या था? एयर पोल्यूशन और डेप्लीशन ऑफ सोर्सेस। अब एक चेन होती है, देखो मेरा हिस्ट्री में क्यों पता है इंटरेस्ट बना, क्योंकि मेरी टीचर ने ना मुझसे एक बात कही थी, हर एक चीज जो आज से पहले हुई है ना, वो एक चेन में हुई है। कि चेन देखिए कैसे होती है, हर एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई होती है, हर एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई होती है। वैसे ही यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट होते हैं। कि कॉज है, हमारे पास मान लो मेरे घर में मुझे ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी चाहिए, तो मेरी ज़रूरत है, कॉज है मुझे गाड़ी चाहिए। फिर इसलिए मैंने क्या किया, मैंने गाड़ी परचेज की। के उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि मेरे घर के एक्सपेंसेस बढ़ गए। अब उस एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से क्या होगा, मेरे घर के मुझे इनकम सोर्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरा खर्चा बढ़ गया है, गाड़ी मुझे मेंटेन करनी है, पेट्रोल भराना है, तो मुझे अपना खर्च, मेरा खर्चा बढ़ गया। तो अब मुझे खर्चा बढ़ने की वजह से कोई नया नया इनकम सोर्स भी ढूंढना पड़ेगा, मुझे अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। तो ये चेन है, नहीं चेन है या नहीं है? इनकम बढ़ाने के लिए फिर मुझे कोई नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी या कुछ नया बिजनेस करना पड़ेगा। तो ये चेन में चीजें हो रही है ना यहाँ पे। मेरे को घर में गाड़ी की जरूरत है क्योंकि मुझे जॉब पे जाना है, उसकी वजह से मैंने गाड़ी परचेस की, ये नेक्स्ट चीज हुई। के फिर क्या हुआ, मेरा खर्चा बढ़ गया, ये तीसरी चीज, उसका आउटकम था। कॉज था, आउटकम था। गाड़ी खरीदने का कॉस्ट हो गया, गाड़ी खरीदने की वजह हो गई। उस वजह की वजह से, गाड़ी खरीदने की आउटकम की वजह से एक नई मुसीबत शुरू हो गई, एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई कि अब मुझे एक नया सोर्स ऑफ इनकम ढूंढना पड़ेगा, मुझे अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। चेन में चीजें होती हैं। तो इलेक्ट यहाँ पे क्या हुआ गाड़ियों का, क्योंकि अब पेट्रोल गाड़ियों की वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो वो वजह है कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इन्वेंशन हुआ। क्यों? क्योंकि हमको पोल्यूशन कम करना है। तो यहाँ पर एक्शन हुआ, क्या हुआ? इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इन्वेंशन। लेकिन यहाँ पर वजह क्या है? पिछले इन्वेंशन का आउटकम, पिछले इवेंट का जो इफेक्ट था ना, वो अगले इवेंट का कॉज बन गया। पिछले इवेंट का आउटकम, मेरा पिछला इवेंट क्या है? गाड़ी खरीदना। उसका आउटकम क्या है? मेरा खर्चा बढ़ गया। अब वो मेरा आउटकम है ना, वही मेरा अगले इवेंट का कॉज है। कि क्योंकि मेरा खर्चा बढ़ गया, इसीलिए मुझे नई जॉब, नया इनकम सोर्स ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि मुझे गाड़ी की जरूरत है, इसीलिए मैंने गाड़ी खरीदी। गाड़ी खरीदने की वजह से क्या हुआ, उस वजह की वजह से ही मुझे नई चीज, अगली चीज करनी है। तो ये चेन में चीजें हो रही हैं, देखो। तो यही है कॉज एंड इफेक्ट का चेन। हिस्ट्री में हमेशा कॉज एंड इफेक्ट का चेन होता है, और साइंस में भी यही होता है। एक चीज इन्वेंट होती है और उस चीज के इन्वेंशन की वजह से तीसरी चीज इन्वेंट होती है। कि पेट्रोल गाड़ी की वजह से पोल्यूशन बढ़ा, इसीलिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इन्वेंशन हुआ। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इन्वेंशन की वजह से पेट्रोल पंप्स की तरह इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स बनानी पड़ रही हैं। कि वजह है ना, वजह क्या है? पिछली चीज का आउटकम ही अगले चीज की वजह है। कि आप नाइन्थ दे चुके हो, इसीलिए आप टेंथ दे रहे हो। आप टेंथ दे दोगे, इसी की वजह से आप 11th दोगे। तो यही आपका कॉज एंड इफेक्ट का चेन है, जिसकी वजह से डिस्कवरीज और इन्वेंशन होती है। साइंस में भी यही अप्लाई होता है। एक कोट आपने सुना होगा, दैट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। जरूरत ही वजह है कि आप नई चीजों की इन्वेंशन करते हो।
आपको एआई की टेक्नोलॉजी की जरूरत आज आकर के पड़ी, 200 साल पहले नहीं थी के? 200 साल पहले लोगों को टेलीफोन की ज्यादा जरूरत थी, रेडियो और न्यूज़पेपर की ज्यादा जरूरत थी। आज हमें एआई चाहिए हमारे एक एक काम के लिए। नीड है, नीड की वजह से इन्वेंशन हुई है कि scientific discoveries, inventions are often the effect of human efforts to fulfill the need and also curiosity. सिर्फ जरूरत नहीं है, हमारे अंदर एक वो है, लालसा है, जानने की इच्छुकता है, कि क्यूरोसिटी है, कि हमको देखना है। कई बार आपने ना सुना होगा कि अगर एआई टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो एआई टेक्नोलॉजी, एआई रोबोट्स इंसानों पर हावी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारे अंदर क्यूरोसिटी है, हमको करके देखना है, हमारे अंदर एक चुल है। कहते हैं ना कि चुल है तुमको, तुम करके ही मानोगे कोई काम। तो एक है हमारी नीड कि हमारी ज़रूरत हमको पूरी करनी है, दूसरा है हमारी क्यूरोसिटी, हमारे अंदर की अपनी चुल, जो हमको करके देखना है कि क्या होता है। कि इन्वेंशन सिर्फ इसलिए होती है, क्या किस चीज़ का आउटकम होता है, इंसान के एफर्ट का, क्या पूरी करने के लिए, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, अपनी इच्छुकता को पूरा करने के लिए। सिर्फ उसीलिए दुनिया में इन्वेंशंस हो रही हैं। कि आज की डेट में तो ज़रूरत से ज़्यादा क्यूरोसिटी की वजह से इन्वेंशन हो रहा है। कि साइंस की तरक्की, जैसे हमको मेडिकल की दवाइयों की जरूरत है, कि वैक्सीनेशन की जरूरत थी, वो एक साइंटिफिक डिस्कवरी थी। कोविड-19 की वैक्सीन भी एक साइंटिफिक, एक मेडिकल इन्वेंशन थी। कि क्यों? क्योंकि हमें जरूरत थी उस बीमारी के इलाज की, उस बीमारी के प्रिवेंट करने के लिए एक वैक्सीनेशन की। और क्यूरोसिटी, यहाँ पे क्यूरोसिटी का काम नहीं था, क्यूरोसिटी का काम कहाँ पे? एआई में। हम एआई टेक्नोलॉजी क्यों डेवलप हो रही है कि आज के डेट में, जबकि इतने सारे लोगों ने कहा है कि अगर हाईली इंटेलिजेंट रोबोट्स अगर दुनिया में आ गए तो वो इंसान पे हावी हो जाएंगे, इसलिए हमको एआई को इतना पुश नहीं करना चाहिए, एआई की वजह से जॉब्स चली जाएंगी लोगों की। फिर भी लोग एआई में डेवलपमेंट कर रहे हैं, जस्ट आउट ऑफ क्यूरोसिटी, अपनी उत्सुकता की वजह से। These efforts are based on already available scientific knowledge. Knowledge of history of science helps in understanding the factors that facilitate a scientific discovery, invention and also its chronology. देखो, जब आपको किसी भी साइंस का इतिहास पता हो ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये साइंटिफिक इन्वेंशन को होने में किन चीज़ों का, किन फैक्टर्स का हाथ था। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ यहाँ पे। एक एग्जाम्पल है, आपने ओपेनहाइमर शायद मूवी देखी होगी। ओपेनहाइमर ने क्या किया था, उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब को इन्वेंट किया था, पर उन्होंने ऐसे ही एटॉमिक बॉम्ब नहीं इन्वेंट कर दिया कि देश को जरूरत है या क्या, प्रोजेक्ट मैनहट्टन शुरू कर दिया तो चलो मैंने डिस्कवर कर दिया, ऐसा नहीं हुआ था। कि ओवर द टाइम ओपेनहाइमर के पैदा होने से भी पहले, या हो सकता है उनकी लाइफ टाइम में भी, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई थी साइंस में। जैसे कि आइंस्टाइन का इक्वेशन था, चलो मैं आपको पढ़ के बता। अ लॉन्ग टाइम अगो साइंटिफिक डिस्कवर्ड कि दुनिया में सब कुछ ना एटम से बना होता है। सो ओपेनहाइमर से भी पहले साइंटिस्ट ने ये पता लगा लिया कि दुनिया में ना चीज़ें एटम से बनती है। फिर उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट ने क्या पता लगाया कि अगर आप एटम को स्प्लिट कर दो, ओपन कर दो ना, तो उसकी वजह से एक एनर्जी निकलती है जो कि एक सुपर एक्सप्लोजन की तरह होता है। तो इसकी वजह से एक थियोरी बन गई कि अगर आप एटॉम्स को स्प्लिट ओपन कर दो तो उसकी वजह से एक्सप्लोजन हो सकता है। लेकिन ये प्रैक्टिकली किसी ने किया नहीं था, ये किसी ने डिस्कवर तो किया थियोरी में, पर ये प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं हुआ था। तो ओपेनहाइमर ने एटॉमिक बॉम्ब की जो इन्वेंशन थी ना, वो एकदम जीरो से नहीं हुई, ये एग्जिस्टिंग नॉलेज था। यहाँ पे आपको जो इंसिस्ट किया गया है ना आपके पैराग्राफ में, क्या है कि नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस। यहाँ पे साइंस क्या है? एटम्स है, उसकी हिस्ट्री, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री क्या है कि एटम्स की खोज हो चुकी है, एटम्स को स्प्लिट ओपन करो तो उससे एक्सप्लोजन होता है। कि ये नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस है। ये बात ओपेनहाइमर को पता थी, बस उन्होंने करके दिखाया। He put them together and created something new, जो कि था एटम बॉम्ब। सो बाय स्टडिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस, तो साइंस का इतिहास, एटॉमिक एटॉम का इतिहास पढ़ के ओपेनहाइमर ने जो इन्वेंट हो चुका है उसको इन्वेंट नहीं किया, बल्कि जो पहले पता था ना उस नॉलेज को अप्लाई किया। के यही है कि साइंस का नॉलेज रखना। साइंस पता होना जरूरी नहीं है, साइंस में पहले क्या क्या हुआ, अगर ये आपको पता हो ना तो आप नई डिस्कवरी कर सकते हो। कि
जैसे मोबाइल्स में जब बैक कैमरा हुआ करती थी पहले, तो फ्रंट कैमरा कैसे आई? क्योंकि लोगों को पता था, साइंटिस्ट को पता था कि बैक कैमरा को कैसे मोबाइल में फिट किया जाए, तो वही साइंस उन्होंने लगाई और फ्रंट कैमरा को इंट्रोड्यूस किया। फिर सोशल मीडिया, आपको फेसबुक चलाने आता था, इसीलिए जब इंस्टाग्राम का ट्रेंड शुरू हुआ तो आपने इंस्टाग्राम चलाना सीख लिया, क्योंकि आपने पहले फेसबुक चलाना सीखा था। यही होता है जब आपको अपनी फील्ड की हिस्ट्री पता हो। इन दिस केस अगर आपको किसी साइंटिफिक थ्योरी की हिस्ट्री पता हो तो आप उसमें फ्यूचर डेवलपमेंट कर सकते हो कि। देन टेक्नोलॉजी का पार्ट दिया गया है। टेक्नोलॉजी और साइंस जो है ना, वो म्यूचुअली डिपेंडेंट होती हैं। आपके टेक्स्ट बुक का ही नाम देखोगे ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यों होता है? क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी हाथ में हाथ मिलाकर चलने वाला काम है कि। अब नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप ओवर द टाइम समझते हो कि टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्निक डेवलप कैसे हुई के। मोबाइल भी एक टेक्नोलॉजी है, ओवर द टाइम डेवलप हुई है कि। आपको हिस्ट्री पता होगी तो आपको समझ में आएगा कि किस वक्त किसने क्या इन्वेंट किया। उसकी वजह से आप समझ पाओगे कि आप आगे मोबाइल की टेक्नोलॉजी में क्या नया ला सकते हो कि। अभी भी क्या एरर है जो एआई टेक्नोलॉजी में है? क्या एरर है जो पहले होता था और जो आज फिक्स हो चुका है? और आज क्या एरर है जो आप फिक्स कर सकते हो आगे चल के? अगर आप जाओगे इस टेक्नोलॉजी में, साइंस में एआई पढ़ने, तो आप ये समझ पाओगे कि जो पहले हुआ, जो पहले कोई कर चुका है, वो दोबारा नहीं करना है, हमें कुछ नया करना है। तो कुछ नया करने के लिए ये पता होना चाहिए कि पहले क्या हो चुका है कि। सो नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट एट एवरी स्टेप, फ्रॉम द मेकिंग ऑफ स्टोन। ओके, मैं ये चार्जिंग पे लगा देती हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। यस। सो यस, मैंने यही कहा कि देखो, ओवर द टाइम आपको समझ में आएगा कि लोग पहले पत्थर के टूल्स बनाते थे। फिर पत्थर पत्थर के टूल्स से वो लोग मेटल के टूल्स, मेटल के हथियार कैसे बनाने लगे। वो भी एक टेक्नोलॉजी है कि। सो वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे हुई, ये आपको पहले हिस्ट्री के जरिए समझना पड़ता है कि ओवर द टाइम इंसानों ने इवॉल्व कैसे किया अपने टूल्स को, अपने प्रोडक्शन के तरीके को, अपनी टेक्नोलॉजी को। So later the advancement of science promoted the mechanization of production. जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जाता है ना, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी तरक्की करती जाती है। जैसा मैंने कहा, हाथ में हाथ डाल के चलने वाला काम है साइंस और टेक्नोलॉजी का। साइंस क्या है? विज्ञान। टेक्नोलॉजी क्या है? तकनीक। किस तकनीक से आप कोई काम करते हो। अब जैसे व्हील का एग्जांपल ही ले लो। व्हील जो है वो एक टेक्नोलॉजी है। आप गाड़ी में लगा दो तो गाड़ी का पहिया बन जाएगा। आप अगर वेल पे लगा दो तो वेल पे आप वो पुली बना सकते हो कि जिससे आप पानी की बाल्टी कुएं में डालो, फिर उस पहिए के जरिए आप रस्सी को खींच के बाल्टी बाहर निकाल सकते हो। सेम व्हील है, सेम सर्क्यूलर व्हील है। जहां पे आप यूज करते हो वो साइंस है, वो आपका आपकी अपनी खोपड़ी है कि। फिर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री यानी उद्योग, कॉमर्स यानी व्यापार। जब अब इसमें क्या है, क्या समझने लायक है, हिस्ट्री का क्या कनेक्शन है इसमें? देखो, जब आप व्यापार करते हो ना किसी चीज का, तो आप चार लोगों से बात करते हो। चार लोगों से बात करते हो ना, तो आप उनकी संस्कृति, उनके धर्म, उनके रहन सहन, खाने पीने का तरीका, उनकी फैमिली कैसे चलती है, क्या धर्म मानते हैं, क्या पूजा पाठ करते हैं, कौन सा भगवान मानते हैं, क्या करते हैं अपनी जिंदगी में रोजमर्रा में, उनका कल्चर कैसा है, ये सब चीजें आप चार लोगों से बात करते हो। क्योंकि आप अगर आप कोई चीज बेचने जा रहे हो, आप किसी दुकान पे जाओ, तो कई बार आप देखोगे दुकानदार आपसे पूछता है, अच्छा आप क्या कर रहे हो, आप क्या बेटा बेटा पढ़ क्या रहे हो आप? अच्छा, बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो? अच्छा, कौन से घर से हो? अच्छा, क्या करते हो? लोग पूछते हैं, बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। कॉमर्स रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है सिर्फ कि आपने पैसा दिया, आपने उससे चीज ले ली, इतना नहीं होता। जब आप व्यापार करते हो, जब आप ट्रेड एंड कॉमर्स कर में होते हो, तो आप चार लोगों से बात करते हो, इंटरेक्ट करते हो, और उसकी वजह से एक नेटवर्क बनता है कि आप चार अलग अलग लोगों के कल्चर के बारे में, उनकी संस्कृति के और उनके रहन सहन के बारे में जानते हो के। सो द फील्ड ऑफ म्यूचुअल सोशल ट्रांजेक्शन्स एक्सपांड्स विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड। सोशल ट्रांजेक्शन, सोशल लेन देन,
व्यापारिक लेन देन नहीं, सोशल लेन देन, सामाजिक लेन देन बढ़ता है जब व्यापार बढ़ता है। और इससे क्या प्रमोट होता है? डेवलपमेंट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ कल्चरल इंटरेक्शन। अलग अलग संस्कृति के लोग एक ही चीज का व्यापार करते हैं तो एक नेटवर्क बनता है कि ये प्रमोट होता है व्यापार की वजह से। इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल मैनेजमेंट। उद्योग और व्यापार को मैनेज करने का एक इंटीग्रल तरीका है कि आपको अपने कंज्यूमर्स के बारे में पता होना चाहिए। आप अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट व्यापार करते हो किसी ऐसे चीज का जिसका इस्तेमाल औरतें ज्यादा करती हैं या आदमी ज्यादा करते हैं या बच्चे ज्यादा करते हैं, जैसे कि ज्योमेट्री बॉक्स या क्रेयॉन्स जो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, तो उनकी पैकेजिंग देखो कितनी कलरफुल होती है जो बच्चों को अट्रैक्ट कर सके। बच्चे जिद करते हैं कि मॉल में या दुकान पे वो देखते हैं कलरफुल डब्बा देखते हैं कि क्रेयॉन्स का, तो वो जिद करने लगते हैं। तो वो पैकेजिंग वैसे करते हो क्योंकि आप अपने कस्टमर को जानते हो कि बच्चों को क्या अच्छा लगता है। कि it is essential to understand the history of these processes. The nature of market and commerce has continued to change. मार्केट का जो नेचर है, मार्केट की जो फितरत है ना, वो बदलती है। पहले हम दुकान से जाके चीजें लेते थे, आज हम लोग ऑनलाइन चीजें लेते हैं। तो सेलर्स ने भी ना अपना मार्केट का बदलते नजरिए की वजह से ना, कंज्यूमर के बदलते बर्ताव की वजह से वो लोग ये भी अपने बेचने के तरीके को बदलते हैं। कि आज वो लोग इंस्टाग्राम पे रील्स बना के चीजों को बेचते हैं, पहले वो दुकानों पे बैठ के चीजों को बेचा करते थे, वन ऑन वन अपने कंज्यूमर से बात करते थे। आज बहुत सारे शॉप्स जो है इंस्टाग्राम पे रील डालेंगे और वाया कमेंट्स अपने कंज्यूमर से बात करेंगे। सो तरीका बदलता है क्योंकि ओवर द टाइम चीजें इवॉल्व होती हैं, बदलती हैं। अकॉर्डिंगली इंसान के ह्यूमन रिलेशंस जो होते हैं, इंसान का इंसान से जो रिश्ता होता है ना, उसकी फितरत भी बदल जाती है। कि आज हम लोग ज्यादा डिजिटली बात करते हैं, अपने दोस्त से व्हाट्सएप पे ज्यादा बात करेंगे, इंस्टा पे ज्यादा बात करेंगे कंपेयर टू वन ऑन वन उसके सामने बात करने से। एंड इससे हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी में हम कैसे ऑर्गेनाइज हैं, वो भी बदलता है। To understand this development, it is necessary to study the history of culture, social organization and economic institution. देखो, आपको किसी भी चीज का व्यापार करना है ना, तो आपको अपने मार्केट को समझना पड़ेगा और आपको ये समझना पड़ेगा कि उस चीज का व्यापार जो जिसने मुझसे पहले किया उसने क्या गलतियां की, ताकि आप वो गलतियां बार बार ना करो। उसने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से वो अपना ये प्रोडक्ट बेच पाया और मैं नहीं बेच पा रहा। सेम चीज यूज करना है। 10 साल पहले इस बंदे ने बेचा, आज मैं क्यों नहीं बेच पा रहा? उसने क्या गलती की जो मुझे नहीं करनी, और उसने क्या किया बेचने के लिए जो मैं नहीं कर रहा। ये तब समझ पाओगे जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे कॉमर्स की, और उसके साथ साथ आप सोसाइटी को समझोगे। लोगों की जरूरत कैसे बदली है, लोगों की अप्रोच खरीदारी में कैसे बदली है, ये भी समझना पड़ेगा आपको। लोग अब ज्यादा ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको ऑनलाइन ज्यादा बेचना है दुकान पे बेचने से ज्यादा। फिर मैनेजमेंट स्टडीज भी ऐसे ही होती है कि बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं एक चेन ऑफ प्रोडक्शन में, जैसे कि मशीनरी इन्वॉल्व होती है, लोग इन्वॉल्व होते हैं, और एक प्रोसेस होता है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने का। फिर उसकी सेल्स और मार्केटिंग होती है। कि इससे essential क्या है? इट इज essential टू हैव अ नॉलेज ऑफ सिमिलर फंक्शनल सिस्टम्स ऑफ द पास्ट। चलो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताती हूँ जो मैंने दिया था। जैसे कि टाटा ग्रुप, 1800s में सर जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप को फाउंड किया, और उनका मकसद ये नहीं था कि मेरी इंडस्ट्री, मेरा उद्योग सिर्फ प्रॉफिट कमाए, मुनाफा कमाए, इस बात पे फोकस नहीं था। उनका फोकस अपने वर्कर्स, अपने कर्मचारियों के वेलफेयर, उनके बेहतरी में भी था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, इसके लिए उन्होंने ना घर बनाए जमशेदपुर में अपने एम्प्लॉयज के लिए। फिर 8 आवर्स का एक डे होना चाहिए, वर्कर्स को 8 घंटे ही काम करना है, ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। वो भी जब इंडिया में लॉ भी नहीं बना था कि 8 आवर्स अ डे। उस वक्त लोग 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे काम कराया करते थे वर्कर्स से। इन्होंने क्या किया, नहीं, मेरे वर्कर्स सिर्फ 8 घंटे काम करेंगे, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। फिर अपने वर्कर्स और उनकी फैमिलीज को वो हेल्थ केयर और सोशल फैसिलिटीज, जैसे कि दवाइयाँ, फिर सोशल में फिर खाने पीने की चीजें, और क्या पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, वो अपने एम्प्लॉयज का, अपने वर्कर्स का ध्यान रखते हैं। कि इससे आज आप क्या सीखते हो? 1800s में, 200 साल पहले जो जमशेदजी टाटा ने किया, वो आज भी टाटा इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप अपने वर्कर्स, अपने एम्प्लॉयज के लिए करती है।
अभी भी हमारे सर लेट रतन टाटा जी, उन जब बॉम्बे में टेररिस्ट अटैक हुआ था तो उन्होंने अपने वर्कर्स के लिए बहुत कुछ किया। तो इससे बहुत सारी बाकी की कंपनीज जो है ना वो भी सीख सकती हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज की लॉयल्टी जो है, उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो हम कैसे बनाएं। टाटा की एम्प्लॉयज उनसे वफादार रहते हैं क्योंकि टाटा अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखता है कि, और इसी से बाकी की कंपनी सीख सकती हैं। तो ये क्या है, हिस्ट्री से सीखना है कि ताकि अगर आप आज अगर आगे चल के फ्यूचर में कोई कंपनी शुरू करते हो तो आप यहाँ से सीख सकते हो कि सर टाटा ने 200 साल पहले क्या किया कि उनके एम्प्लॉयज उनसे वफादार थे। जो आप कर सकते हो अपने बिजनेस में वफादार एम्प्लॉयज को लाने के लिए। सो हिस्ट्री क्यों मैटर करती है कि आजकल के मैनेजर्स जो है ना टाटा की हिस्ट्री से सीख सकते हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज का ख्याल कैसे रखें, क्योंकि अगर आप अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखोगे ना तो आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा के। तो बहुत सारी कंपनीज जो है ना ये पैटर्न आज अप्लाई करती हैं कि बहुत सारी कंपनीज देखो अपनी मार्केटिंग जो है किसी ना किसी पिछली मार्केटिंग एड से इंस्पायर होके करती हैं कि अब आपको समझ में आया कि मान लो स्टारबक्स ने अपनी कॉफी बेचने के लिए ये मार्केटिंग की, वो मार्केटिंग चल पड़ी, उनकी सेल्स बढ़ गई। आपकी कोई कॉफी शॉप है, आपने भी वही मार्केटिंग का तरीका अपनाया, आपने भी वही एडवर्टाइजमेंट का तरीका अपनाया। तो वो आपने उसने हिस्ट्री में आपने सीखा, मैनेजमेंट सीखी, अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, अपने वर्कर्स का ख्याल रखने के लिए आप हिस्ट्री से सीखते हो के। सो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इन दिस रिगार्ड मेक्स द मैनेजमेंट एट वेरियस लेवल्स इजियर। हर लेवल पे, चाहे आप अपने वर्कर्स को संभालो, चाहे आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करो, चाहे आप अपने प्रोडक्ट को सेल करो, आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग करो, कुछ भी हो, आप अपने बिजनेस के मैनेजमेंट में हिस्ट्री से सीख सकते हो। देन आता है आर्ट्स। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस आर्ट फॉर्म्स with the help of their style of expression, their foundation in form of intellectual, emotional, cultural tradition. Key to expression in any art form is emotional temperament of the artist and development of history. Developmental history of the respective art form can be understood with the help of cultural history. Complicated है, इसको सिंपल करती हूँ। आर्ट्स की हिस्ट्री के आर्ट्स की हिस्ट्री को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या होता है आर्ट्स की हिस्ट्री को समझना। बहुत सारे आर्ट फॉर्म होते हैं, कला के कई रूप होते हैं जैसे कि पेंटिंग, संगीत म्यूजिक, डांस नृत्य और लिटरेचर साहित्य। आप में से हो सकता है कुछ लोग ना डायरी लिखते होंगे कि आपने आज क्या किया, आपने आज कैसा महसूस किया, आपके साथ जो हुआ उसकी वजह से आपने कैसा महसूस किया। कई बार आप अपने घर वालों को या अपने फ्रेंड्स को नहीं बताता पाते, पर आप एक फॉर्म ऑफ राइटिंग में, आप एक फॉर्म ऑफ लिटरेचर में डायरी में लिख के आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो। सो ये जो अलग अलग आर्ट फॉर्म्स होते हैं ना, जैसे पेंटिंग म्यूजिक डांस और लिटरेचर, ये किन चीजों से आते हैं, जैसे संस्कृति से, कल्चर से। कई बार आप अपने कल्चर या अपने रिलीजन के बारे में लिखने में इंटरेस्टेड होते हो। कई बार जो आप लिखते हो वो आप अपने इमोशंस से लिखते हो, या कई बार वो आप अपने आइडियाज या विचारधारा से लिखते हो। तो हिस्ट्री ऑफ आर्ट का क्या मतलब है कि कौन सा आर्ट फॉर्म जो उस वक्त बना, जो भी आर्ट उस वक्त क्रिएट हुआ, वो किस, उसकी ओरिजिन क्या थी उस टाइम पे। क्या वो कल्चरल एक्सप्रेशन था, क्या वो इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, या वो किसी आइडिया को एक्सप्रेस करता है कि। सो अगर हम, इफ वी स्टडी द हिस्ट्री ऑफ कल्चर, अगर हम किसी संस्कृति का इतिहास समझें तो आपको समझ में आएगा कि एक आर्टिस्ट उसी आर्ट फॉर्म में क्यों काम करता है, क्या इमोशन है, क्या मैसेज है जो वो एक्सप्रेस करता है, वो कौन सा अपना इमोशन, कौन सी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, और आर्ट फॉर्म ओवर द टाइम चेंज कैसे हुआ। ओवर द टाइम आर्ट फॉर्म चेंज होते हैं, पहले पेंटिंग्स बनते थे, आज दीवारों पर ग्राफिटी बनती है कि। तो क्यों चेंज होता है, ओवर द टाइम हमारे रिसोर्सेस बदलते हैं, हमारे सोचने का तरीका बदलता है, हमारी संस्कृति में नए चेंजेस आते हैं। सो अगर हम अच्छे से इन डेप्थ कल्चर के ओरिजिन को ना समझें तो हम सिर्फ आर्ट को देखेंगे, वी ओनली सी द आर्ट बट मिस द मीनिंग। आर्ट के पीछे का मतलब क्या है, चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे ये पेंटिंग है ना, विंसेंट वैन गॉग, एक फेमस पेंटर थे विंसेंट वैन गॉग।
ये जब पेंट करते थे ना तो वो इंसानों के इमोशंस को पोर्ट्रे करते थे और मेंटल हेल्थ को पोर्ट्रे करते थे। तो वो एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे एक्सप्रेस किया हुआ है, पेंटर ने यहाँ पे एक्सप्रेस क्या किया है, अपना इमोशन और अपनी मेंटल हेल्थ। और यहाँ पे दो पेंटिंग्स है राजा रवि वर्मा की। एक है जो कि है श्री भगवान कृष्ण और अपनी माँ यशोदा के साथ, तो ये महाभारत से है। फिर यहाँ पे है रावण से जटायु के जटायु लड़ रहा है, तो ये रामायण से है। तो यहाँ पे राजा रवि वर्मा की जितनी भी आप पेंटिंग्स देखोगे ना, वो क्या एक्सप्रेस करते थे, वो कल्चर को, वो अपने रिलीजन को, महाभारत और रामायण की स्टोरीज को एक्सप्रेस करते थे। दो पेंटर्स, दो अलग अलग कंट्रीज के, एक विंसेंट वैन गॉग और एक राजा रवि वर्मा। विंसेंट वैन गॉग एक्सप्रेस करता है इमोशन अपनी पेंटिंग्स के जरिए, एक आर्ट के जरिए। लेकिन राजा रवि वर्मा वही आर्ट फॉर्म पेंटिंग को यूज करते हैं संस्कृति को, अपनी कल्चर को एक्सप्रेस करने के लिए। सो ये आर्टिस्ट का रीजन है कि उसने यही आर्ट फॉर्म क्यों चूज किया। उसका स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन समझना इंपॉर्टेंट है किसी भी आर्ट को समझने के लिए। अब आर्ट को समझ के आपको क्या करना है, क्या मिलेगा। अगर आप किसी भी सर्टेन आर्ट की हिस्ट्री को समझ लो ना, तो आप क्या क्या कर सकते हो, आप एंटिक्स को एनालाइज कर सकते हो। आप ये एंटिक असली है या नकली, ये पेंटिंग असली है या नकली, ये समझ सकते हो अगर आपको आर्ट का नॉलेज होगा, आर्ट की हिस्ट्री का नॉलेज होगा। आर्ट प्रोफेसर बन सकते हो, डांस म्यूजिक या पेंटिंग के टीचर बन सकते हो, राइटर ऑथर पोएट बन सकते हो। एग्जीबिशंस लगती हैं जो म्यूजियम में, उनके मैनेजर बन सकते हो। एग्जीबिशन बस रातों रात खड़ी नहीं हो जाती है कि उनको बनाने के पीछे मैनेजमेंट होती है, कि नॉलेज नॉलेज होता है, एक्सपर्ट्स लगते हैं कि एक एग्जीबिशन को, एक पेंटिंग की एग्जीबिशन को क्रिएट करने के लिए। फिर लास्ट है हमारा ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज बहुत लोगों को लगता है आर्ट्स में क्या रखा है ये, लेकिन आर्ट्स ह्यूमैनिटीज का मतलब होता है ह्यूमन साइंस। ह्यूमन साइंस में क्या आता है, इंसान का इतिहास, आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह, ये सब्जेक्ट्स होते हैं ह्यूमन साइंस के या ह्यूमैनिटीज के। To understand the history of the origin and development of these disciplines, it is essential part of learning. All disciplines are supposed to have their origin in philosophy. ये पार्ट मैं आपको सिंपली समझाती हूँ, ऑलरेडी 1 घंटा होने पे है। सो मैं ये समझा के बस खत्म करती हूँ इस वीडियो को कि ह्यूमैनिटीज की हिस्ट्री को समझना क्या इंपॉर्टेंट है। देखो एशियन टाइम्स में ना ये सारी जो फील्ड्स है ना, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब अलग अलग नहीं हुआ करती थी। हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, फिर पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये अलग अलग नहीं होती थी। ये सब फिलोसॉफी का हिस्सा हुआ करती थी। फिलोसॉफी मैंने आपको बताया दर्शन शास्त्र। एंशियंट टाइम्स में लोग क्या करते थे ना, सवाल पूछते, बड़े बड़े सवाल पूछते कि जिंदगी क्या है, ब्रह्मांड क्या है, इंसानों का एग्जिस्टेंस क्यों है, उनका अस्तित्व कैसे आया। तो पहले ना इन सवालों का जवाब कैसे मिलता बनता था पता है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज से। लोग कहानियां बनाते थे कि ऐसे इंसान बना, ऐसे इंसान बना, इंसान इसीलिए बना है, भगवान ने इंसान को इसीलिए बनाया है, फिर हमारे साथ ऐसा इसीलिए होता है। माइथोलॉजिकल स्टोरीज, मन घड़ंत कहानियां बनाई जाती थी ये बताने के लिए कि दुनिया कैसे बनी, लोग कैसे बने, और हमको क्या रिचुअल्स करने चाहिए कि हम हमारे बनाने वाले को कैसे खुश करें। तो ओवर द टाइम ना, पहले तो ये माइथिकल स्टोरीज बनी, ये सारी मिथ्या बनी। पर फिर धीरे धीरे ना लोगों ने लॉजिकल क्वेश्चंस पूछना शुरू किया कि नहीं यार, सच सच बता, दुनिया कैसे बनी, सच सच बता कि लोग कैसे बने, लोगों का एग्जिस्टेंस क्या है। हम ऐसे ही माइथोलॉजिकल स्टोरीज को, मनगढ़ंत कहानियों को नहीं मान सकते। मुझे एक लॉजिकल आंसर चाहिए। तो ओवर द टाइम इसकी वजह से ना फिलोसॉफिकल आइडियाज डेवलप हुई, और उन फिलोसॉफिकल आइडियाज की वजह से ना अलग अलग सब्जेक्ट्स डेवलप हुए, जैसे कि हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जो कि धीरे धीरे चल के खुद ही एक डिसिप्लिन बनते हैं। डिसिप्लिन जैसे कि आपको पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स वगैरह, आपको आज हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस एक साथ पढ़ाया जाता है। लेकिन जब आप 11th 12th में अगर आप आर्ट्स चूज करोगे ना, तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दो अलग अलग डिसिप्लिन के तौर पे, दो इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स के तौर पे पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश आपको लिटरेचर अलग, ग्रामर अलग पढ़ेंगे। सो ओवर द टाइम डिसिप्लिन के तौर पर इंडिपेंडेंटली ये सब्जेक्ट्स फिलोसॉफी से निकल कर इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स बनते गए। सो जब आप इन डिसिप्लिन की हिस्ट्री को पढ़ते हो तो आप ये समझते हो कि स्टेप बाय स्टेप ये एक मिथ से फिलोसॉफी और फिलोसॉफी से सब्जेक्ट कैसे बने।
इनका काम कैसे आएगा? जब आप कोई पॉलिटिकल आइडिया समझोगे, जब आप पॉलिटिकल साइंस समझोगे, किसी देश की लोगों की हिस्ट्री समझोगे, लोगों का कल्चर समझोगे, तो आप फ्यूचर की बहुत सारी प्लानिंग्स है जो इस बेसिस पे कर सकते हो। यही पूरा आपका चैप्टर है ना, इसी बात को समझाने में है। और डिटेल में मैं इसी वीडियो में आपको मैं नहीं समझाऊंगी, क्योंकि आपको आने वाले वीडियो में मैं ये बताऊंगी अप्लाइड हिस्ट्री हमारे प्रेजेंट में कैसे यूज होती है, और टेंजिबल कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज क्या होता है, और हेरिटेज मैनेजमेंट क्या होती है, कि ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, ये वाला पार्ट। एंड देन लास्ट में आता है एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड्स। हिस्ट्री के नॉलेज से आप क्या क्या प्रोफेशंस में जा सकते हो, क्या क्या जॉब्स कर सकते हो, ये आपको मैं अगले वीडियो में समझाऊंगी। सो ये था पार्ट 1। खत्म करते हैं इस पार्ट में। जहाँ जो मैंने आपको कहा, टेलीग्राम का चैनल सब्सक्राइब करिएगा, हिस्ट्री प्लेलिस्ट जाकर के देखिएगा पहला और दूसरा चैप्टर, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस दे दीजिएगा। इस वक्त आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं और किस तारीख को ये वीडियो देख रहे हैं, दोनों ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो मैं चलती हूँ, अगले वीडियो में मैं आपको आगे का लेक्चर समझाऊंगी, आगे का चैप्टर कंप्लीट करूंगी। थैंक यू एंड बाय बाय।